ओके क्लास, सो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें NED 2023 के लिए। तो राउंड 1 में थर्ड डे में जो प्री मेडिकल के एग्ज़ाम्स हुए थे, टेस्ट हुए थे, तो उसमें इंग्लिश के अंदर एक नया पैसेज आया था जो बाकी पैसेजेस से डिफरेंट है, जो लास्ट ईयर आया। तो इस साल हमारे पास 2 न्यू पैसेजेस मौजूद हैं। एक जो डे 2 में हमारे पास आया था, दैट इज़ ग्लूटेन फ्री बेकिंग, और एक डे 3 में हमारे पास आया, दिस इज़ द बैटल ऑफ चांसलर्सविल। तो इसके आंसर्स अगर आप याद कर लेते हैं तो यकीनन वो 10 पैसेज उधर सर और 2 पैसेज यहाँ नहीं होंगे, तो 12 में से एक पैसेज आपका राउंड 2 में होगा इंग्लिश में। ठीक है, तो ये टोटल पैसेजेस इतने ही हैं। तो ये हम आज इसमें द बैटल ऑफ चांसलर्सविल इस पैसेज को यहाँ डिस्कस करेंगे। इसको रीड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक आप में से तो किसी का पैसेज आया नहीं होगा ये, चूँकि प्री मेडिकल वालों का आया था जस्ट। ठीक है, इंजीनियरिंग वालों को नहीं आया था किसी का भी। मेडिकल से जो बच्चे आए NED में टेस्ट देते हैं उनका आया था ये। ओके, सो रीड कर लेते हैं पैसेज ओवरऑल इसको। अब वो पैसेज कितना बड़ा आया था एग्जैक्ट वो नहीं पता, ओवरऑल पैसेज रीड करना पड़ेगा। 2 पेजेस पर पैसेज है, और इंग्लिश के अंदर जस्ट पैसेज है जो हम यहाँ पर देखेंगे, बाकी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो द बैटल ऑफ चांसलर्सविल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बैटल्स ऑफ द सिविल वॉर, टुक प्लेस इन वर्जीनिया इन द स्प्रिंग ऑफ 1863। बैटल ऑफ चांसलर्सविल सिविल वॉर के मशहूर तरीन लड़ाइयों में से एक लड़ाई वर्जीनिया में हुई स्प्रिंग बहार के मौसम में 1863 में। 1863 ईयर है, अगर हम यहाँ पर देखें 1863 के स्प्रिंग के वेदर में वर्जीनिया, अमेरिका में एक मकाम है वर्जीनिया, वहाँ पर हुई। और ये एक बैटल है जो सिविल वॉर काफ़ी बड़ी लड़ाई थी। जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर सिविल वॉर लड़ी गई, और सिविल वॉर में क्या था, 2 तरह की स्टेट्स बन चुकी थी। मतलब एक तो अब्राहम लिंकन जिसको लीड कर रहे थे, अब्राहम लिंकन जिसको लीड कर रहे थे वो यूनियन स्टेट्स कहलाती थी, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसको हम कहते थे। वो स्लेवरी के ख़िलाफ़ थे, नॉर्थ के प्रोविंसेस सारे जिसकी हम बात करते हैं, तो वो स्लेवरी के ख़िलाफ़ थे, ग़ुलामी के ख़िलाफ़ थे। वो कहते हैं ग़ुलामी ख़त्म हो जानी चाहिए, और जो ब्लैक अफ्रीकन्स लाए जाते हैं अमेरिका में, ग़ुलाम बनाया जाता है उनको, है इसको अबॉलिश कर देना चाहिए। ग़ुलामी कोई अच्छी चीज़ नहीं है इंसानियत के अंदर। तो ये अब्राहम लिंकन का कहना था। अब्राहम लिंकन ही वॉज अ US प्रेसिडेंट। लेकिन इसी के बरक्स जो थे वो साउथर्न स्टेट्स के अंदर कुछ स्टेट्स थी जिसको हम CSA कहते हैं, कॉन्फेडरेट्स या कॉन्फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिनको कहा जाता है। तो उनके हवाले से ये कहा जाता है कि वो कॉन्फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वो स्लेवरी के ख़िलाफ़ नहीं थी, बल्कि उसको सेकंड करती थी, उसको अग्री करती थी। वो कहती थी स्लेवरी अबॉलिश नहीं होनी चाहिए, जो ग़ुलामी जो है वो हमेशा कायम रहे अमेरिका के अंदर। तो इस तरह से एक जो USA था, अमेरिका जो था वो 2 पार्ट्स में टूट चुका था 1860s के दौर में। एक कॉन्फेडरेट्स थे और एक यूनियन स्टेट्स थी। क्योंकि हम पाकिस्तानी इसलिए हमें अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में इतना आइडिया नहीं है। हाँ, अगर आप CSS वगैरह करते हैं देन आप इसको रीड करते हैं जाके इनके बारे में। तो सिविल वॉर जो है वो इस तरह की एक लड़ाई थी जिसमें बाद में इन द एंड अब्राहम लिंकन को फतेह हुई थी, और स्लेवरी पूरी अमेरिका से अबॉलिश हुई थी, और आज भी नहीं है। और रेसिज्म ख़त्म हुई थी ब्लैक और वाइट की उसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, काफ़ी लंबी कहानी है। तो मैं ऐसे एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा था। सिविल वॉर का क्या मतलब है, खाना जंगी। एक ही कंट्री के अंदर जब जंग लग जाए दैट इज़ कॉल्ड सिविल वॉर। ओके, फॉर मंथ्स द 2 आर्मीज हैड बीन स्टेक्ड आउट एंड ऑन अपोजिट बैंक्स ऑफ अ नैरो रिवर। मतलब एक दरिया था, दरिया के अपोजिट बैंक्स पर 2 आर्मीज जो हैं वो मौजूद थी। द कॉन्फेडरेट ट्रूप्स वर लेड बाय परहैप्स द मोस्ट रिवर्ड मिलिट्री टैक्टिशियन इन अमेरिकन हिस्ट्री, जनरल रॉबर्ट ई ली। जो कॉन्फेडरेट्स थे तो उनका जो लीडर था वो था जनरल रॉबर्ट ई ली, उसका नाम था। द यूनियन सोल्जर्स वर लेड बाय फाइटिंग जो होकर, क्योंकि यूनियन सोल्जर्स जो थे वो उनको लेड कर रहा था जो होकर, नाम है ये भी। तो इन अपीयरेंस, पर्सनैलिटी एंड लाइफ स्टाइल दीज मैन वर नियरली परफेक्टली अपोजिट। ये लोग दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे, अलग थे, मुख्तलिफ थे। ली एन ओल्डर मैन, ये जो सामने पिक्चर बनी हुई है ली की है, रॉबर्ट ली एन ओल्डर मैन इन पुअर हेल्थ विद अ ग्रे बियर्ड हैड अ सोम्बर मीजर्ड डिमीनर। ली एक बूढ़ा शख्स था और इतना कमज़ोर सा था, और एक ग्रे उसकी बियर्ड थी, दाढ़ी थी। ठीक है, हुकर वॉज अ ब्लोंड, हुकर एक ब्लोंड था, गोल्डन बाल थे उसके। स्टेपिंग यंग मैन हुज वैनिटी ओवर हिज अपीयरेंस वॉज बट वन एस्पेक्ट ऑफ हिज इगोइज्म। मतलब एक जवान शख्स था और काफ़ी मगरूर घमंडी एक शख्स था जिसका नाम था हुकर। वेयर एस ली वॉज डिवाउट एंड प्रिंसिपल, ली जो था वो डिवाउट था, मतलब अकीदतमंद था, प्रिंसिपल था, असूल परस्त था। हुकर वॉज नोन फॉर हिज रॉलिकिंग एन्जॉयमेंट ऑफ बोथ वुमेन एंड विस्की। तो जो हुकर था, ठीक है, हुकर जो था वो शराब व कबाब जो है उसका आदी था, शराब व कबाब उसको पसंद थी। ठीक है,
तो इसका रसिया शख्स था वो। डिस्पाइट द फैक्ट दैट कॉन्फेडरेसी हैड वॉन द लास्ट 4 मेजर बैटल्स, बावजूद इस हकीकत के कॉन्फेडरेसी ने, कॉन्फेडरेट स्टेट्स ने पिछले 4 बड़े बैटल्स जीत चुके थे, एंड द यूनियन सोल्जर्स वर फैमिश्ड, एग्जॉस्टेड एंड डिमोरलाइज्ड, हुकर प्रोक्लेम्ड, मतलब इन सब के बावजूद के ये कहा 4 बार लगातार जंग हारे ये, लेकिन हुकर ने फिर प्रोक्लेम किया, उसने दावा किया, अभी हुकर की लाइन्स है, माई प्लान्स आर परफेक्ट एंड वाई व्हेन आई स्टार्ट टू कैरी देम आउट मे गॉड हैव मर्सी ऑन बॉबी ली फॉर आई शैल हैव नन। मतलब वो घमंडी अंदाज में कहता है अपने सोल्जर से कि मेरे प्लान्स परफेक्ट हैं और जब मैं इन प्लान्स को जारी करूँगा, शुरू करूँगा, तो खुदा बॉबी ली पर, मतलब ली जो है रॉबर्ट ली, उस पर रहम फरमाए, चूँकि मुझे तो उस पर रहम नहीं आएगा, तो खुदा ही उस पर रहम फरमाए। मतलब उसको इस तरह से वो मतलब टॉन्ट करता है कि भाई मैं जीतूँगा इस बार। वाई असाइड फ्रॉम अ प्रोपेंसिटी फॉर नार्सिसिज्म, अगरचे उसकी प्रोपेंसिटी मतलब होता है टेंडेंसी, अगरचे उसकी एक रुझान था फॉर नार्सिसिज्म, नार्सिसिज्म के मतलब होते हैं खुद पसंदी, नरगिसियत, अगरचे खुद पसंदी की तरफ रुझान था, खुद परस्त था वो। वॉज हुकर सो कॉन्फिडेंट, क्या हुकर वाकई में इतना कॉन्फिडेंट भी था कि वो रॉबर्ट ई ली को हरा देगा 4 लगातार जंग हारने के बाद। हुकर हैड यूज्ड स्पाइस, एनालिसिस एंड इवन हॉट एयर बलून्स टू कंपाइल अ वास्ट अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस अबाउट लीज आर्मी। हुकर इस्तेमाल करता था जासूस, तज्जिया निगार और यहाँ तक कि हॉट एयर बलून्स भी इस्तेमाल करता था और बड़ी तादाद में इंटेलिजेंस ताकि उसको मिल सके लीज के आर्मी के बारे में वो कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। He had discerned, for example, that Lee had only 61,000 men to Hooker's own 134,000. उसने ये देखा कि ली के पास सिर्फ 61,000 आदमी हैं, सोल्जर्स हैं, जबकि हुकर के पास 1,34,000 के करीब आर्मी मौजूद है। मतलब हुकर जो था यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके बाद एक बड़ी आर्मी थी। ब्यूड बाय सुपीरियर नंबर्स, ब्यूड का मतलब होता है कि हार्ट एंड हो जाना, मतलब या दिल बड़ा करना या दिल रख लेना किसी का। तो ब्यूड बाय हिज सुपीरियर नंबर्स हुकर covertly moved 70,000 of his men 15 miles up and across the river and then ordered them to sneak back to the position themselves behind Lee's army. हुकर ने क्या किया, अपने 70,000 लोगों को उसने 70,000 जो फोल्जर्स थे उनको 15 माइल आगे रिवर में भेजा और उनको हुक्म दिया कि वो ली के आर्मी के बिल्कुल पीछे जो है वो मौजूद रहें, मतलब अटैक करने के लिए। इन इफेक्ट हुकर हैड कट ऑफ द कॉन्फेडरेट सोल्जर्स इन फ्रंट एंड बिहाइंड। इस तरह से इन हुकर ने क्या किया कि 2 पार्ट्स में तोड़ दिया अपने सोल्जर्स को, एक जो आर्मी उस तरफ चले गए अक्रॉस द रिवर और एक पीछे के साइड पे रह गए। मतलब 70,000 गए तो कुछ यहाँ पीछे रह गए, ठीक है। तो ये इसको पढ़ना ज़रूरी होता है ना, मतलब इतना मुश्किल पैसेज नहीं होता बच्चे, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते हैं उसको, एक टाइम उनके पास होता है बट पता नहीं क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं। कोई नया पैसेज आता था वो परेशान हो जाते हैं। भाई नया पढ़ के भी आप कर सकते हो सॉल्व इसको, ये उन्होंने कि रट्टा वाला है तभी करें, क्या पता वो NED वाले सारा नया पैसेज डाल दें। भाई मैं होता तो मैं यही करता, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, करना भी यही चाहिए। अब वो एक बात है रहम करे तो ना डाले, लेकिन मैं कहता हूँ डालना चाहिए, चूँकि पढ़ना आना चाहिए ना, आपको रीड करना आना चाहिए, सिंपल सी बात है। दे वर ट्रैप्ड सेटिस्फाइड विथ हिज एडवांटेज, तो वो ट्रैप हो गए थे और सेटिस्फाइड थे इस एडवांटेज से। हुकर बिकम कन्विंस्ड दैट लीज ओनली ऑप्शन वाज टू रिट्रीट टू रिचमंड दस एज्यूमिंग ए यूनियन विक्ट्री। तो हुकर को ये वो हो गया, एहसास हो गया कि ली का सिर्फ वाहिद ऑप्शन यही बचा है कि वो रिट्रीट कर जाए, मतलब वो पीठ दिखा के भाग जाए रिचमंड, वर्जीनिया से एक अलग सिटी है रिचमंड जो उसके बराबर में, रिचमंड चला जाए, इस तरह से यूनियन सोल्जर्स की विक्ट्री हो जाए। और इस तरह से 2 लोगों के बीच फ़िलहाल इसमें बात की जा रही है, अभी आगे एक और मतलब शीट आएगी। तो अब मुझे नहीं पता कि उसमें कितना आया NED में, यहाँ तक इससे आगे मैं पूरा पढ़ रहा हूँ पैसेज इसका। तो ये बैटल ऑफ चांसलर्सविल इसको हम कहते हैं कि जिसमें 2 लोगों के बीच, 2 कमांडर इन चीफ उनके बीच लड़ाई हो रही है। एक रॉबर्ट ई ली है और एक हमारा जो है वो हुकर है। और हुकर थोड़ा घमंडी है और वो ज़्यादा अपने आप को चालाक समझता है और वो उसके पास आर्मी बड़ी तादाद में है और उसने आर्मी को भेजा भी आगे अपने सोल्जर्स की 70,000 आर्मी को। तो मसला यहाँ तक रीड आउट कर लिया आपने, मेरे साथ रीड किया आपने, देखा कि उतना मुश्किल तो नहीं है। अब कुछ वर्ड जो नहीं आ रहा आपको समझ में, छोड़ें उसको, उसके बिना भी हमारा मीनिंग बन रहा होता है। अब थोड़ी ना कि आपको ट्रांसलेट करना है एक वर्ड को बैठ के, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास फर्स्ट पेज हुआ इसका। सेकेंड पेज आते हैं। येट ली डिस्पाइट हिज डिसएडवांटेज ऑफ बोथ नंबर्स एंड पोजीशन, यहाँ तक कि ली, जबकि इसको नंबर्स और पोजीशन दोनों में इस वक्त बर्तरी हासिल नहीं थी ली को, क्योंकि नंबर में भी वो ज़्यादा था
जो हुकर की आर्मी थी, और पोजीशन के लिहाज से भी उन्होंने एक आर्मी आगे भेज दिए थे, एक पीछे रखा था, तो पोजीशन के लिहाज से भी वो बरतरी पर थे। डिड नॉट रिट्रीट, वो रिट्रीट नहीं किया, उन्होंने पीछे नहीं हटे। इंस्टेड ही मूव्ड हिज ट्रूप्स इनटू पोजीशन टू अटैक, उन्होंने अपनी पोजीशन मतलब उनको अटैक करने के लिए कहा अपनी आर्मी को। यूनियन सोल्जर्स हु ट्राइड टू वार्न हुकर दैट ली वाज ऑन द ऑफेंसिव वर डिसमिस्ड एज कोवर्ड्स। यूनियन सोल्जर्स जिन्होंने जो असल में वार्न करने आए थे हुकर को, और देखा कि जब ली जो है वो ऑफेंसिव हो गया, लड़ाई करने के लिए आ रहा है, तो वहाँ से भाग गए बुज़दिलों की तरह, कोवर्ड्स की तरह। हैविंग बिकम कन्विंस्ड दैट ली हैड नो चॉइस बट टू रिट्रीट, हुकर बिगेन टू इग्नोर रियलिटी। मतलब हुकर ने क्या किया, रियलिटी को इग्नोर करना शुरू कर दिया। When Lee's army attacked the Union soldiers at 5 PM, शाम के 6 बजे जब ली की फौज ने अटैक किया यूनियन सोल्जर्स पर, they were eating supper, वो रात का खाना खा रहे थे, completely unprepared for battle, और वो जंग के लिए तैयार भी नहीं थे। They abandoned their rifles and fled as Lee's troop came shrieking out of the brush, bayonets drawn against, और वो उन्होंने अपना राइफल छोड़ दिया और भाग गए जैसे ली के ट्रूप जो है वो आए बुशेस में से, झाड़ियों में से, ठीक है। अगेंस्ट ऑल ऑड्स ली वॉज वॉन द बैटल ऑफ चांसलर्सविल एंड हुकर्स फोर्सेस विथड्रू इन डिफीट। तमाम ऑड्स के बावजूद, जितने ऑड्स थे ली के लिए, उसके बावजूद ली की जो आर्मी थी उसने बैटल ऑफ चांसलर्सविल को जीत लिया हिस्ट्री के अंदर, और हुकर के जो फौज थे वो विथड्रू इन डिफीट, वो हार गए और हार कर वो पीछे हट गए, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड द पैसेज जो बड़ा मशहूर है, आया थर्ड डे बैटल ऑफ चांसलर्सविल। को इतना मुश्किल पैसेज नहीं है, इट वाज सिंपल। चूँकि स्टार्ट करता है, अब क्वेश्चन को रीड करेंगे ना तो हमें इजीली समझ में आएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। फर्स्ट है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन द पैसेज, जो पैसेज में लिखा गया, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट हुकर लॉस्ट द बैटल ऑफ चांसलर्सविल मोस्टली बिकॉज ऑफ इट डैश। अच्छा, इसको थोड़ा बिल्कुल सही है, मतलब इन्फॉर्मेशन के लिहाज से हमें पता लगता है कि हुकर ने बैटल ऑफ चांसलर्सविल किस वजह से जीता। सॉरी, हुकर लॉस्ट क्यों लॉस्ट किया? हुकर के अंदर ऐसा क्या? देखो, वैनिटी मतलब होता है बुराई या बुरी सोच, इग्नोरेंस मतलब होता है जहालत, ओवर कॉन्फिडेंस मतलब एक्स्ट्रा एतमाद, फॉल्टी इन्फॉर्मेशन गलत उसको इतलात थी चीज़ों के बारे में, वाइशेज उसकी बदी। क्या रीज़न से जिसकी बुनियाद पर? ओवर कॉन्फिडेंस ही। तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था ना वो अपनी आर्मी की वजह से। 1,34,000 की बड़ी आर्मी थी उसके पास, और वो ओवर कॉन्फिडेंस में उसको लगा कि मुझे तो जीतना ही है, ली को हारना है, और यही वो मेन रीज़न थी जिसकी वजह से वो हार गया। वरना फॉल्टी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, स्पाइस ने उसको बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी थी, इग्नोरेंस भी नहीं थी उसकी। अगरचे वैनिटी बुरी सोच थी, लेकिन उससे जंग में फ़र्क नहीं पड़ता, जंग को जीतने में, ठीक है, उससे वो फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभार बुरा इंसान भी, विलन भी जंग जीत जाता है, इससे को फ़र्क नहीं पड़ता, है ना भाई। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अच्छा इंसान ही जंग को जीते, दैट्स नॉट ट्रू। समझ में आ गया फर्स्ट? तो ये पैसेज को पढ़ते हैं तो हमें सी आंसर करेक्ट मिलता है। वैसे इसकी कीज़ भी हैं, कीज़ में आप देखेंगे तो वो भी सही ऑप्शन, ठीक है। सेकंड है द कंट्रास्ट बिटवीन ली एंड हुकर इन पैराग्राफ 2 इज़ इंटेंडेड टू। जो ली और हुकर के बीच में जो दिया गया ना कंट्रास्ट, कि ली जो है वो बूढ़ा था, हुकर जवान था, ली जो है वो एक्सपीरियंस था और एक डिसेंट शख्स था और डिवॉट था, क़िदतमंद था, जबकि जो वो था हुकर था वो शराबों का बाप का रसिया था। मतलब दोनों के अपोजिट चीज़ें बताई गई हैं उसके अंदर, पैराग्राफ 2 के अंदर। इससे क्या बात समझ में आती? द कंट्रास्ट ड्रॉन बिटवीन ली एंड हुकर इन पैराग्राफ 2 इज इंटेंडेड टू। क्या नियत थी, क्या बताना चाह रहे थे इस दोनों के अपोजिट चीज़ों को शो करके? ये है शोकेस द डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड पर्सनल हिस्ट्रीज ऑफ दीज टू एनिमी सोल्जर्स। ये बिल्कुल ऐसा नहीं बताना चाहते थे। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द आइडिया दैट ली वॉज अ मोर वर्चुअस पर्सन दैन हुकर एंड देयरफॉर बेटर मिलिट्री कमांडर। मैंने अभी आपको बताया ये बात कि इंसान के नेक और बद होने से वो अच्छा और बुरा मिलिट्री कमांडर नहीं होता। वैसे को फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान अगर बुरी सोच का भी अगर उसके अंदर जंगी हिकमत अमली आती है तो वो जंग जीत सकता है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक नेकोकार इंसान ही जंग को जीते, कभी कभार एक बुरा इंसान भी जंग को जीत जाता है, ऐसा को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो ये हमारे पास, इसका मतलब है कि ये हमारे पास भी हो नहीं सकता। सी ए प्रूफ दैट टू मैन विथ वेरी डिफरेंट वैल्यूज़ कुड हैव एंड इन सिमिलर पोजीशन ऑफ पावर। ये भी नहीं हो सकता।
D suggests that if Hooker had been more devout and principled, he might not have been outlawed by Lee. कि हुकर अगर और प्रिंसिपल होता, असूल परस्त होता, डिवाउट होता, तो वो ली को हरा देता। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि निकी और ये असूल परस्ती ज़रूरी नहीं होती है इसके अंदर। देखो बच गया ई हमारा करेक्ट आंसर इसके अंदर होगा। कैसे? Imply that these men fundamentally different in their approaches to nearly everything, including battle. इस बात को बताने के लिए कि ये जो दो लोग हैं बुनियादी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ हैं हर चीज़ के बारे में, यहाँ तक कि जंग के बारे में भी। जैसे हम जंग की हिकमत अमली देखते थे तो उसके अंदर भी उसकी हिकमत अमली कुछ और थी, स्ट्रेटेजी ली की, और हुकर की कुछ और थी। तो दोनों बिल्कुल पर्सनालिटी में डिफेक्ट, दोनों के डिफरेंस था, और साथ में टैक्टिक्स के अंदर, स्ट्रेटजी के अंदर भी डिफरेंस था। तो ये इस लिहाज से पैराग्राफ 2 बताने की कोशिश की गई थी आपको। 3 है, इन पैराग्राफ 3 द ऑथर क्यूट्स हुकर एज सेइंग माई प्लान्स आर परफेक्ट एंड व्हेन आई स्टार्ट टू कैरी them out many may God have mercy on Bobby Lee for I shall have none. The author most likely includes this quote in order to, क्यों ये quote डाला गया इस पैसेज के अंदर? ये जो हुकर था इसका ये जुमला क्यों डाला गया, उससे क्या पता लगता है? क्या? इनफॉलिबिलिटी। इनफॉलिबिलिटी का मतलब कि जो हार ना सके, जिसको हराया ना जा सके, जो हमेशा जीत कर निकले, इनफॉलिबिलिटी। तो वो ए है डिमॉन्स्ट्रेट हुकर्स बिलीफ इन हिज ओन इनफॉलिबिलिटी, के इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि हुकर का क्या एतमाद था खुद के ना हारने पर। वो पूरा उम्मीद था कि मैं इस जंग को हारूंगा नहीं। तो ये पॉइंट हो सकता है। बी देख लेते हैं। प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ द वे लैंग्वेज हैज़ चेंज सिंस 1863। तो ये थोड़ी ना इसमें बताया कि लैंग्वेज के पहले को क्या बोलते थे, बाद में क्या बोलते थे। लैंग्वेज चेंज को नहीं बताया गया। सी है, रिवील दैट हुकर वॉज अ डीपली रिलीजियस मैन इन स्पाइट ऑफ हिज लाइफ स्टाइल। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मतलब वो गॉड का वर्ड आ गया उसके मतलब नहीं कि इसमें ये बताया जा रहा है कि वो रिलीजियस था बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। डी है, फोर शैडो हुकर्स डिफीट एट द हैंड्स ऑफ लीज आर्मी। मतलब इसमें ये फोर शैडो पहले से बताया जा रहा है कि हुकर की हार होने वाली है लीज की आर्मी के हाथों। देखो उसमें इस जुमले से ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। असल में उसने जो स्ट्रेटजी बनाई ना, कि उसने जो फ़ौज को अपने आगे भेजा, कुछ फ़ौज को उसने पीछे रखा, ये चीज़ जो थी ना वो उसको ले डूबी। तो ये इस वाले जुमले से ऐसा कुछ साबित नहीं होता कि ये इस जुमला ये नहीं बता रहा कि आगे जाकर जो हुकर है वो हारने वाला है। वो तो स्ट्रेटजी की वजह से हारा, वो उस जुमले की वजह से नहीं हारा अपनी। He portray Hooker as a merciless general who was compelled by his hated for Lee। मतलब इससे बताया जा रहा है कि हुकर एक बेरहम जर्नल है और जो मजबूर है कि वो ली से नफरत करे। देखो ये सारे हमारे पास गलत हैं, ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। डेमोन्स्ट्रेट हुकर्स बिलीव इन हिज ओन इनफॉलिबिलिटी। इस पूरे जुमले में ये बात समझ में आ रही है, हुकर का ये एतमाद शो किया जा रहा है कि वो हार नहीं सकता, वो इनवल्नरेबल है, वो अनडिफीटेड है, उसको हरा नहीं सकते हैं, वो फ्लॉलेस है, वो कभी जंग में नहीं हार सकता। तो ये जुमला ये बता रहा है ना कि भाई कि मेरे प्लान्स परफेक्ट हैं और जब मैं उनको शुरू करूँगा तो खुदा बॉबी ली पर रहम करे, चूँकि मैं उस पर कोई रहम नहीं करूँगा। तो ये बताया जा रहा है कि वो जीतने वाला है 100%, हारने वाला नहीं है। समझ गया? तो ए ऑप्शन लगाना है सिंपल। कीज़ के अंदर भी इसका ए ऑप्शन लगा हुआ है। नंबर 4 है, based on its use in paragraph 3 it can be inferred that the word propensity belongs to which of the following word groups। अभी मैंने propensity बताया था टेंडेंसी, रुझान, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है। 5, how many men did Hooker position behind Lee's army? या 70,000 उसने ली की आर्मी के पीछे रख दिया था 1,34,000 में से। टोटल थे इतने लेकिन उसने उतने आगे कर दिया, तो बी ऑप्शन। 6 है, एज यूज इन पैराग्राफ 4 बुआइट मोस्ट क्लियरली मीन्स। बुआइट क्या मतलब होता है? दिल रखना किसी का, ठीक है, दैट इज़ हार्ट एंड, ई ऑप्शन। ठीक है बेटा, ये सारे हमारे पास ये 6 सवाल आते हैं जो आए थे पैसेज के अंदर। तो जैसे नीड टू नो, ईजी है, मतलब कोई इतना मुश्किल पैसेज नहीं है। जिसका फर्स्ट टाइम भी आया होगा तो 1 से 2 सवाल गलत कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और आपने तो देख लिया तो आपको सारे सही करने हैं अब इसके, है ना भाई? इसके अलावा और कोई पैसेज नहीं आया है। 2 पैसेज इस साल न्यू आए थे, ग्लूटेन फ्री बेकिंग और ये हमारा ये वाला द बैटल ऑफ चांसलर्सविल। ये सब इंटरनेट से उन्होंने उठाया हुआ होता है ओवरऑल, तभी तो सबको पता लग जाता है। मतलब वो पैसेज नए सिरे से खुद नहीं लिखते हैं।
या वो किसी किताब से उठा लें, बुक से निकाल लें, टाइप कर दें उसको, तो भी मसला हो जाएगा। लेकिन वो उठा ही गूगल से रहे हैं तो वो तो आ जाना है सामने, तो आसानी हो जानी चाहिए इससे हमारी। तो मसला, अब केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बस यही कराना था, एक पैसेज कराना था। केमिस्ट्री मुझे न्यू क्वेश्चन 35 क्वेश्चंस मुझे मिले जो मैंने कंपाइल किया कल रात में। काफ़ी स्टूडेंट से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया, मुश्किल आसान मैंने हटा दिए, थोड़े जो मुश्किल मुझे लग रहे थे मैंने उसको डाल दिया। बाकी कुछ बहुत ईजी था जो पास पेपर के रिपीटेड थे वो मैंने उसको हटा दिया, क्योंकि वो आपको आते हैं वो टाइम वेस्टेज करेगा। अच्छा, यहाँ पर सॉरी एक और है क्वेश्चन 7 भी इसमें, सॉरी चांसलर्स विल में। ये आसान है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, हुकर्स एडवांटेज गोइंग इनटू द बैटल ऑफ चांसलर्स विल इंक्लूड। मतलब हुकर के पास इन तीनों में से क्या एडवांटेज था? बेटा 2 ऑप्शन थे, 1 और 2। क्या हो गया? सी। स्ट्रैटेजी तो उसकी ख़राब थी, तभी तो हारा है वो। स्ट्रैटेजी थोड़ी ना थी, वो तो रॉबर्ट ली के पास थी। इसके पास से नंबर ऑफ पोजीशन में उसको वो आ गया था। अभी तो पढ़ा है मैंने ये। तो ये केमिस्ट्री आते हैं, स्टार्ट करते हैं 2023 राउंड 1। अब देखें ये वो MCQ तो आप में से किसी के आए होंगे कि ना, आप इसके आंसर देख लें। ठीक है, ये सारे 100% एक्यूरेट MCQ थे जो आए में राउंड 1 में। ठीक है, इसमें से कोई मैंने अपनी तरफ से ऐड नहीं किया कोई भी MCQ। ठीक है, तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट MCQ है, विच इज़ यूज टू प्रोवाइड नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस टू प्लांट्स। इनमें से कौन किसको इस्तेमाल करते हैं हम प्लांट्स में नाइट्रोजन? तो 35 सवाल है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो बहुत स्लोली करना है इसको, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है। तो इनमें से किसको इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को प्लांट्स को देने के लिए? देखो अब यहाँ पर चैप्टर 11 का ये MCQs है सेकंड ईयर का। तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? A, B, C, D में से फर्टिलाइज़र तो मैन्योर भी होता है, लाइक देखा जाए तो खाद जिसको हम कहते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, NPK फर्टिलाइज़र। NPK में N से मुराद हमारे पास होता है दिस इज नाइट्रोजन, P से मुराद हमारे पास होता है फॉस्फोरस, और K से मुराद हमारे पास क्या होता है? पोटेशियम। तो जो NPK फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो हमें वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और साथ में पोटेशियम भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। तो ये अक्सर बच्चों ने गलत किया था, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या आंसर है। ठीक है, तो उसको देख लें NPK फर्टिलाइज़र क्या बताता है। सेकंड, ये फिजिक्स का सवाल था शायद, और ये गलत क्वेश्चन था। मतलब किसी ने मुझे केमिस्ट्री में भेज दिया तो मैंने उसको ऐसे डाल दिया उठा के। इफ वेलोसिटी इज रिड्यूस टू 1/4 देन काइनेटिक एनर्जी इज रिड्यूस टू। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होता है? दिस इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है ना, हाफ mv²। अब अगर 1/4 कर रहे हैं तो 1/4 से बाद 1/4 का स्क्वायर, तो ये 1/16 होना चाहिए ना, 1/16। लेकिन मसला ये था कि इसमें 4 ऑप्शन गलत थे। तो ये गलत है कि MCQ एनिटी में पूछा गया, इसके 4 ऑप्शन यही थे लगे में, 1/4, 1/3, 1/8, 1/2। तो इनमें से चारों में से करेक्ट ऑप्शन कोई नहीं आ रहा। इसका करेक्ट आंसर 1/16 थे। ठीक है, तो अगर आपका इसमें आएगा तो अब इसमें यही है कि स्क्रूटनी फॉर्म्स वगैरह एनिटी में आते हैं। अभी शायद आए में नहीं है, मुझे नहीं लगता। स्क्रूटनी फॉर्म आते हैं, उसमें आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करके बता सकते हैं कि आपके इसमें गलती थी, अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो ये चूँकि इसमें 4 ऑप्शन गलत है, अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। मतलब आपका मसला नहीं है, क्वेश्चन का मसला है। ठीक है, ऐसे फिजिक्स का सवाल है, केमिस्ट्री का नहीं है। काइनेटिक एनर्जी हर सी बात है, हम फिजिक्स में ज़्यादा पढ़ते हैं। थर्ड है, ये मुश्किल सवाल था, ये अक्सर बच्चों ने गलत किया है। द प्रेशर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज टू 50%, देन वॉल्यूम विल बी डिक्रीज टू ऑलमोस्ट डैश। अब ये, हाँ, ये आप कहते गलत ही किया अक्सर बच्चों ने उसको। ये भी फिजिक्स में आया हुआ था। चले, मैं वैसे केमिस्ट्री में मुझे लग रहा है कि केमिस्ट्री का भी सवाल है, चूँकि गैस लॉस की बात की जा रही है, तो मैं उसके इलाज से सॉल्व कर लेता हूँ। द प्रेशर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज टू 50%, द वॉल्यूम विल बी डिक्रीज टू। प्रेशर वॉल्यूम के रिलेशनशिप है, बॉयल्स लॉ लगने वाला है। ठीक है बेटा, तो बॉयल्स लॉ हमारे पास होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। अब हमारे पास कह रहे हैं कि प्रेशर गैस का 50% हम बढ़ा रहे हैं, तो इस P1 को अगर हम सिर्फ P कह दें और V1 को हम सिर्फ V कह दें, तो P2 हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम है कह रहे हैं 50% बढ़ जा रहा है। तो अगर ये 1 है ये, तो हम कह सकते हैं कि ये 1.5 P हो जा रहा है। सही बात है ना भाई? अगर इनिशियल प्रेशर P है तो फाइनल प्रेशर अगर 50% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5 P हो जाएगा। आ रही बात समझ में? एक में आधा और ऐड करो तो 1.5। ठीक है, तो परसेंटेज को हमने यहाँ पर फ्रैक्शन, उसमें हमने होल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। 1.5 मल्टीप्लाई बाय V2 बताना है, फिर तो V2 ये रहा। P से P कैंसिल हो गया, तो V2 हमारे पास आ गया, दिस इज
v अपॉन 1.5। अच्छा 1 डिवाइड बाई 1.5 करो, कितना आ रहा है? वन अपॉन 1.5 0.66, बिल्कुल सही। ओके, ये V2 है फाइनल वॉल्यूम। बाद में जितना वॉल्यूम बन गया, 50% प्रेशर जब बढ़ाया हमने तो बाद में जितना वॉल्यूम बन गया, हमसे पूछ रहे हैं कि कितना डिक्रीज़ हुआ वॉल्यूम। तो हम इनिशियल वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे इसको। इनिशियल वॉल्यूम ने 1 भी रखा था ना, तो 1 माइनस 0.66 थे, वो कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? 33.33 आ रहा है, 0.33। अच्छा 0.33 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, क्या आ गया इसका? 33.33% में आ गया ये। तो ये आंसर इसका ए करेक्ट हुआ। तो अक्सर बच्चों को नहीं पता है कैसे बनता है ये, तो इस तरह से आंसर आ रहा था इसमें। क्या लगा? सही लगाया था? चलो ठीक है, गुड। चूँकि ऐसे कॉमन सेंस पे जा रहा है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं अगर तो वॉल्यूम हमारा कम हो रहा है ना, तो कम 50 से कम में 33 आ रहा है, तो ये कॉमन सेंस भी आ जाता है इस तरह से। तो ये क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पल्प मेकिंग प्रोसेस? ये हमारा आउट ऑफ द कोर्स सवाल है। ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में कहीं नहीं लिखा हुआ ये, बट ये आया हुआ है। आया था किसी का ये पल्प मेकिंग हुआ? ओके, अब इसमें ये 4 ऑप्शन इस तरह से लिखे हुए हैं ना, मतलब पल्प मेकिंग सिर्फ पल्प जो बनाते हैं, किसी भी चीज़ का पल्प बनाया जाता है, लाइक कागज़ वगैरह का जो पल्प हम बनाते हैं पेपर इंडस्ट्री के अंदर, तो वो 4 स्टेप पर मबनी होता है। अब वो 4 स्टेप, इसमें से स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग होता है, डाइजेस्टिंग होता है, ब्लीचिंग होता है। इसका करेक्ट ऑर्डर आपको देखना है, पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। ठीक है, तो इसका आप सिंपल याद रख लेंगे ना, ए ऑप्शन, क्लीनिंग, स्क्रीनिंग, डाइजेस्टिंग, ब्लीचिंग, मतलब CSDB, इस तरह से याद रख लें इसको, CSDB, क्लीनिंग, स्क्रीनिंग, डाइजेस्टिंग, ब्लीचिंग। ये इस तरह से याद हो जाएगा CSDB। ठीक है, तो इस तरह से आपको लगाना है। बाकी ये पूरा प्रोसेस है, इसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हमारे कोर्स का नहीं है, बट टेस्ट में आया तो याद रखें। तो CSDB, क्लीनिंग, स्क्रीनिंग, डाइजेस्टिंग, ब्लीचिंग। बाकी देखो आगे पीछे हुआ ऑर्डर इसके अंदर, सही है। पहले क्लीन किया जाता है, फिर स्क्रीनिंग की जाती है, डाइजेस्ट किया जाता है, फिर ब्लीचिंग की जाती है। तो एक बड़ा प्रोसेस है ये पेपर मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो कागज़ जहाँ बन रहा होता है। 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्टिंग्विश्ड बाय हैलो फॉर्म रिएक्शन? इनमें से कौन सा हैलो फॉर्म रिएक्शन से डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता? ठीक है, अब हैलो फॉर्म रिएक्शन किसे कहते हैं? दिस इज आयोडो फॉर्म रिएक्शन। ठीक है, हेलो फॉर्म रिएक्शन मतलब आयोडो फॉर्म रिएक्शन। बेट अब आयोडो फॉर्म रिएक्शन आपको पता है, या हेलो फॉर्म रिएक्शन, ये हर कोई नहीं करता, जैसे कीटोन करता है। असल में जिस कंपाउंड के अंदर ये वाला ग्रुप होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड असाइल ग्रुप। आंसर नहीं पता आंसर क्या है, समझने की कोशिश करें। ठीक है, आंसर चाहता तो मैं सॉल्व करके PDF आपको भेज देता, लेकिन समझना है कि ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं इस चीज़ पर बिलीव नहीं करता कि भाई आंसर PDF सॉल्व करके भेज दो, रट्टा मार लो, ये बेकार है। समझो ना एक चीज़ क्यों हो रही है, वरना अजीब सा लगेगा कि आप सिर्फ नंबर के लिए पढ़ रहे हो, नॉलेज तो आप लेने नहीं चाहते। तो ये असाइल ग्रुप हमारे पास कहलाता है। तो असाइल ग्रुप बेटा जब भी आएगा तो इसका मतलब इसका पॉजिटिव आयोडो फॉर्म टेस्ट होगा जिसमें येलो क्रिस्टल्स बनेंगे। अब आप इसमें से देख लो, जिसमें असाइल ग्रुप नहीं होगा उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन से। जैसे इथानल एंड मिथानल, एल्डिहाइड एंड, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्टिंग्विश्ड? भाई देखो इथानल मिथानल ये हो सकता है डिस्टिंग्विश, चूँकि मिथानल में असाइल ग्रुप नहीं, लेकिन इथानल में तो है। अभी आंसर नहीं बताएं, एक एक करके मैं देख रहा हूँ। अब ये डिस्टिंग्विश हो जाएगा, लेकिन मिथानल तो नहीं हो सकेगा ना भाई, क्योंकि इसमें असाइल ग्रुप नहीं है। आर में कोई ना कोई CH3 वगैरह आना चाहिए। पहला ये तो है कि इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इस पेयर को। सेकंड पेयर आ जाए एल्डिहाइड एंड कीटोन, यह भी हो सकता है, क्योंकि एल्डिहाइड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड भी आ सकता है, और कीटोन में आपको पता है कि वो तो करेगा ही सारा का सारा हेलो फॉर्म रिएक्शन, क्योंकि उन सब में यह ग्रुप मौजूद होगा। एल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड ये भी हो सकता है। एसिटाल्डिहाइड आपको पता है ना, दिस इज इथानल को ही तो कहते हैं, और यहाँ मान लें फॉर्मल्डिहाइड लिखा हो अगर तो ये भी हमारा डिस्टिंग्विश हो सकता है। तो फिर हम यहाँ पर फॉर्म ही लिख देते हैं, क्या पता बच्चे ने गलत बताया मुझे, फॉर्मल्डिहाइड। अब आ जाओ, डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। देखो इथेन है C2H6, इसमें असाइल ग्रुप है नहीं, और मिथानल क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। अब इन दोनों में से कोई भी करेगा नहीं येलो फॉर्म रिएक्शन, तो इस पेयर को, डी वाले पेयर को हम कह सकते हैं कि ये जो डी वाला पेयर है ये डिस्टिंग्विश हो ही नहीं सकता हेलो फॉर्म रिएक्शन से, चूँकि इन दोनों में ही असाइल ग्रुप नहीं है। बाकी सब में कम से कम एक जगह पर तो असाइल ग्रुप आ रहा था। समझ में आ गई बात? तो जिसका भी आंसर आ जाए उसका, तो उसको देख लें
कि इसका इथेन एंड मिथेनॉल आंसर है। ये भी काफ़ी बच्चों ने उसका गलत आंसर लगाया, चूँकि हमारे बुक में ये नहीं लिखा हुआ कि एलोफॉर्म कौन करता है कौन नहीं। हमारे बुक में तो बस ये है कि कीटोन का रिएक्शन होता है आयोडीन के साथ, एसीटोन का तो एलोफॉर्म हो जाता है। अब वो डिस्टिंग्विश टेस्ट भी कोई है कि नहीं, ये हमारे बुक का पार्ट नहीं है, ये इंटरनेट से उन्होंने निकाला, तो इसके लिए यहाँ पर देखें। सही है। वैसे मैंने आपको सिखा दिया कि असाइल ग्रुप की वजह से होता है एलोफॉर्म, तो मसला ठीक है। 5 सवाल हो गए। क्वेश्चन 6 में आते हैं। अब ये भी एक सवाल आया था, दिस इज आल्सो आउट ऑफ द कोर्स। क्वेश्चन 6, प्राइमरी अमाइंस व्हेन हीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH, या बेस लिखा होता है। आया था किसी का ये? नहीं। ओके, ये 3rd डे में आया था किसी का, तीसरे दिन जो टेस्ट हुआ था, कि प्राइमरी अमाइंस व्हेन हीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH इज कॉल्ड, इसको डायरेक्ट याद कर ले, ऑप्शन नहीं दे रहा, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कि जब अमाइंस का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। देखो अमाइन, ये टॉपिक हमारा आपको भी पता, नाम से पता लग जाएगा कि हमारे पास है ही नहीं। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन हमने पढ़ा ही नहीं कभी आज तक। अच्छे खासे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हमने पढ़े हैं रिएक्शंस, लेकिन ये वाला नहीं पढ़ा होगा कार्बाइल अमाइन कभी, बुक में ही नहीं है, तभी तो नहीं पढ़ा ना। 10 ईयर में कभी आया होगा सेकेंड ईयर की, 10 या 20 ईयर उठा लो, कहीं पे भी नहीं आया, तो ये आउट ऑफ द कोर्स है कार्बाइल अमाइन। और यही रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे परेशान होंगे कि सर केमिस्ट्री में नंबर हमारे कटें, क्योंकि उनमें उनकी गलती थी नहीं ना, ये आउट ऑफ द कोर्स की चीज़ें ये सारी। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द प्रोडक्ट टेबल देयर इज अ डिक्रीज इन, ये आसान है। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या चीज़ कम होगी? एक ही चीज़ कम होगी, 3 चीज़ बढ़ेगी। बिल्कुल, मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जाने पे हमारी कम होगी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगी। सही है, क्योंकि इसलिए राइट साइड पे हमें ज़्यादातर आपको नॉन मेटल्स मिल रहे होते हैं, लेफ्ट साइड पर मेटल्स मिल रहे होते हैं। ऐसा ही है। तो मसला नंबर 8, विच पॉइंट इज इनकन्सिस्टेंट विद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी? इनमें से कौन सी बात काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के लिहाज से नहीं है बल्कि गलत है? विच थिंग इज रॉन्ग? 4 पॉइंट्स हैं, कौन सा पॉइंट रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी? यस, बी ऑप्शन, गैस मॉलिक्यूल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। हमने पढ़ा है कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं होती है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की पॉइंट है, फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 गैसेस, KMT ऑफ गैसेस के अंदर एक पॉइंट था कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। ठीक है। ओके, क्वेश्चन 9 है, नॉन मेटल्स आर डैश। नॉन मेटल इसमें से क्या होते हैं? क्या होते हैं भाई? 3 ऑप्शन सिर्फ है। लस्टरस एंड शाइनी, चमकदार कब से हो गया भाई नॉन मेटल? मेलेबल मतलब जिसको हथौड़ी मारो और वो चपटा हो जाए। नॉन मेटल का कोयला ले लो, नॉन मेटल है। कार्बन, हथौड़ी मारो को चपटा हो जाएगा क्या? सल्फर नॉन मेटल है। गंधक, हथौड़ी मारो को चपटा हो जाएगा क्या? तो फिर ब्रिटल है ना, हथौड़ी मारो तो टूट जाएगा, टूट के। डायमंड में हथौड़ी मारो तो ऐसे ही होगा, बिखर जाएगा, चपटा नहीं होगा ये सब। इसी तरह से नोक है, पेंसिल की नोक भी कार्बन है ना, हथौड़ी मारोगे तो क्या होगा? चपटा थोड़ी ना होगा, वो टूट जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात, ये भी बच्चों ने गलत लगाई MCQs को, इतने आसान। फिर बच्चे कहते हैं सर NED का टेस्ट मुश्किल आता है। इतना कॉमन सेंस भी नहीं हो तो मुश्किल ही लगेगा। 10, सीमेंट हैज़ मिक्स कंपोजिशन एलिमेंट। सीमेंट के अंदर इन चारों में से सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ होती है? गलत हो गई, ये भी हमारे आउट ऑफ द कोर्स। सीमेंट इंडस्ट्री हमारी नहीं है, ये सिलिका इसका आंसर है। ऐसा यूट्यूब, या सिलिका सबसे ज़्यादा होता है सीमेंट के अंदर। रेत, सीमेंट के सो रेती होता है, और क्या बाकी चीज़ें मिलाई जाती हैं रेती के साथ, उसमें पूरा जिप्सम थोड़ी ना होता है वो। जिप्सम भी होता है लेकिन बड़ी तादाद में सिलिका ही होता है। जिप्सम होता है उसके अंदर लेकिन बड़ी तादाद में सिलिका ही होता है उसके अंदर, बेस है उसका। अब देखो आयोडीन मिला नमक में, आयोडीन सबसे बड़ा लिखा होता है क्योंकि आयोडीन सिर्फ उसमें डाला होता है। क्या नमक तो कांस्टेंट है, नमक तो होगा ही होगा, आयोडीन उसमें नया है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है तो नमक जो है, नमक उसमें कम है ना, लेकिन उसको उभारा जा रहा है कि नमक है इसमें, वरना टूथपेस्ट तो होगा ही ना। सिंपल सी बात है, सिलिका तो होता ही है, उसके साथ बाकी चीज़ें होती है। आप गूगल करोगे तो ये सिलिका ही आएगा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट में, ठीक है। और वैसे भी सिलिका ही होता है। जिप्सम होता है उसके अंदर है, वो हमने पढ़ा है, लेकिन जिप्सम की बड़ी क्वांटिटी है।
मिट्टी के साथ बाकी चीज़ें उसके बाइंडर्स होते हैं जिसको जोड़ देती हैं यार, सिर्फ मिट्टी थोड़ी ना होता है वो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 11, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एग्जिस्ट इन अ सील्ड कंटेनर विद द फॉलोइंग परसेंटेजेस: हीलियम 40%, नियॉन 50% एंड आर्गॉन 10%. द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस इज 1100 torr. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दीज गैसेस? मेरे लिहाज से तो ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। फिजिक्स में मुझे नहीं पता था कि नहीं, केमिस्ट्री से लिंक करता तो मैंने डाल दिया, ठीक है। ओके, सो सबसे पहली बात तो यहाँ पर कह रहे हैं बेटा क्या कि गैसेस हैं, कुछ गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स हैं, टोटल प्रेशर दिया हुआ है, और क्या चीज़ सही है इन गैसेस के बारे में। सबसे पहली चीज़ तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन, ये तो ऐसी घड़ी है। वॉल्यूम और टेम्परेचर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बी भी ऐसी घड़ी है, लिखा हुआ है वॉल्यूम एंड प्रेशर है डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब दो में हमें फ़ायदा करना है, सी या डी में से एक देखना है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन गैस इज 550, द पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गोन इज 100। कॉमन सेंस लगाओ ना, आर्गोन अगर 10% है ना तो 1100 का 10% होता है 110, 110 होता है, तो ये हो नहीं सकता डी, तो सी ही होगा, क्योंकि 1100 का 50% 550 होता है 550। कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कॉमन सेंस का सवाल था। अभी केमिस्ट्री है, फिजिक्स में है, मुझे नहीं पता, बेसिक सवाल है। क्वेश्चन 12 है, हैलोजिन इज हीटेड विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड टू प्रोड्यूस। अब देखो हैलोजिन को हीट किया जा रहा है, हैलोजिन हमारे पास है विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड से मुराद जैसे AgCl, ये हमारा सिल्वर सॉल्ट हो गया जो एसिड से मिला है, ठीक है। उसको हैलोजिन के साथ हीट किया जा रहा है H2 के साथ, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा? अल्काइल हैलाइड, फिनॉल तो बन नहीं सकता, एस्टर तो बनेगा नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, अल्कोहल भी नहीं बनेगा, तो ये हमारा दूसरा अल्काइल हैलाइड बनेगा। इन दिस केस अगर ये हमारा मोर रिएक्टिव हो, जैसे कि फ्लोरीन हो, तो फिर क्या करेगा, ये Cl को हटाकर, जैसे अगर AgBr हम ले लेते हैं और यहाँ पर अगर हम Cl2 ले लेते हैं, तो Cl2Br से मोर रिएक्टिव है, तो ये AgCl बना लेगा और ब्रोमीन अलग कर देगा। इस केस में यहाँ पर अल्काइल हैलाइड ही बनेगा दूसरा, ठीक है। तो उसका ए ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 13 है, इसका शायद लास्ट टाइम मैंने इसको गलत बता दिया था, क्वेश्चन के ऑप्शन सही नहीं थे। तो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, यह भी आप में से किसी का आया होगा, इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन। देखो हमारे पास विस्कोसिटी होता है ईटा बराबर होता है प्रेशर इनटू टाइम, तो जो विस्कोसिटी है वो डिपेंड करती है प्रेशर पर। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा प्रेशर ऑन द लिक्विड, P/T। दैट्स वाई, फॉर्मूला की वजह से यहाँ पर इसका आंसर प्रेशर आया। तो ये चीज़ उसको बी नहीं लगाना है, इसका बी ही करेक्ट है। ये भी बायजूस ऐप से लिया गया है क्वेश्चन, तो उसका आंसर बी ही करेक्ट है। मैं देख कर ही आ रहा हूँ घर से ये, तो इसका ये आंसर करेक्ट है। 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तो बहुत आसान है, सीजियम की लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो मसला ये 14 क्वेश्चन तक ईजी है। 13 यस, 13 वाला बी होगा, प्रेशर ऑन द लिक्विड। 12 वाला अल्काइल हैलाइड, यही होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन मैंने बना दी ना नीचे। अब मुझे जो ऑप्शंस बताए गए उनके लिहाज से यही, अब ऑप्शन चेंज हो तो आई डोंट नो इस सवाल के अंदर। अब इससे तो मुझे यही लग रहा है फिलहाल इस ऑप्शन से। सही है। 15 है, DDT इज मेड अप ऑफ। DDT किससे मिलकर बना होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, तो क्लोरीन से मिलकर बना होता है। तो DDT इज मेड फ्रॉम में आ जाएगा हमारा क्लोरीन, ए ऑप्शन। क्या ऑप्शन से आप बताएं? तो आप मुझे बताएं ऑप्शंस क्या थे, अगर आपको पता है तो। ए बी क्या चीज़ है? फ्लोरोबेंजीन से तो बन, अच्छा फ्लोरोबेंजीन से तो बन नहीं सकता क्योंकि फ्लोरीन है नहीं इसके अंदर। और कोई ऑप्शन मतलब क्लोरीन वाले जिसमें आ रहा होगा ऑप्शन, बस वही। ये हमने ऑप्शंस खुद से डाले हैं क्योंकि बच्चों ने ऑप्शंस बताए नहीं है इसको। क्लोरो का तो क्लोरीन आएगा ना, तो क्लोरीन टाइप का आंसर होगा।
इसलिए मैंने अपने लिहाज से क्लोरीन लगा दी है ताकि आपको लग पता जाए कि क्लोरीन वाले कंपाउंड्स ही आएंगे, क्योंकि DDT का मतलब ये होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, तो इसमें क्लोरीन आएगा हमारे पास, दैट्स व्हाई। हाँ, फिर अगर ऐसा हो तो कन्फ्यूजन है, फिर हमें परफेक्ट हमें चॉइसेस चाहिए होंगी अगर मल्टीपल क्वेश्चंस करेक्ट। नहीं ऐसा आएगा नहीं ना, फिर वो उसको चुके फिर कैसे होगा। तो इसका एक्चुअल इक्वेशन आपको देखना पड़ेगा DDT बनाने का बाय मीन्स ऑफ गूगल, तो क्या कह रहा है आपसे कि DDT कैसे बनती है, पूरा प्रोसेस देखना पड़ेगा, रिएक्शन वगैरह मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ। अगर पूरा डिटेल में इसको पढ़ना है तो फिलहाल मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरे लिहाज से क्लोरीन टाइप का कंपाउंड इसके अंदर होगा तो यहाँ आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका किसी ने बताया नहीं मुझे DDT, बस ये DDT इज मेड अप ऑफ डैश, बस इसके अलावा कुछ लिखा हुआ ही नहीं था कहीं पे। 10-12 मैंने बच्चों से पूछा, सबने ये बोला DDT इज़ मेड अप ऑफ डैश। अब वो ऑप्शन ही याद नहीं किसी को, क्या कर सकते। 16 है, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बोनाइल ग्रुप, होता है ना ये। तो क्या हो जाएगा इसका, sp2 हो जाएगा, बी ऑप्शन। 17 है, व्हाट इज़ एंटी फ्रीजिंग एजेंट, इथाइल ग्लाइकोल होता है एंटी फ्रीजिंग एजेंट। ये एसएस लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, बिल्कुल सही, एसएस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। 19th, इफ अ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर चेंज टू अ फैक्टर ऑफ 4 देन द इफेक्ट, यस 4 गुना प्रेशर बढ़ा रहे हैं और 4 गुना हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, दोनों को 4 के फैक्टर से करेंगे तो दैट सी बात है सेम रहेगा, रिमेन सेम, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। क्लियर है भाई। ये मैंने अपनी तरफ से ऐड नहीं किया, हाँ MCQs ऑप्शंस कुछ मैं ऐड कर सकता हूँ अपनी तरफ से, लेकिन ये क्वेश्चंस एग्जैक्ट इसी तरह से थे, ठीक। एक क्वेश्चन ये आया था, क्वेश्चन 20 है, फॉर अ टेम्परेचर हायर देन 274 केल्विन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज करेक्ट। ये भी थोड़ा मुश्किल MCQs था, तो काफ़ी बड़ा था, तो मैंने ये बायजूस ऐप से ही था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर पेस्ट कर दिया उठा के, वहाँ इसी तरह से ABCD लिखा होता है ना, तो वो इसी वहीं से मेरे को एग्जैक्ट उन्होंने LED वालों ने वहीं से उठाया था, तो मैंने वहीं से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया। ओके सो, और ये भी हमारे कोर्स से आउट है बट देख लेते हैं। फॉर अ टेम्परेचर हायर देन 274 केल्विन, 274 केल्विन मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उनमें से कौन सा प्रोसेस करेक्ट है। अब देखो ग्रेटर देन 1 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या हुआ बेटा, कि जो वाटर है, पानी है, वो सॉरी जो आइस है वो कन्वर्ट किस में होना शुरू हो जाएगा बेटा, वाटर में, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर आगे बढ़ना शुरू हो जाए। मतलब जो H2O हमारे पास है सॉलिड, ये H2O लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा इस खास टेम्परेचर पे। तो सबसे पहले तो सॉलिड लिक्विड वाले देख लेते हैं, A सही हो सकता है, B काट दिया हमने, C काट दिया हमने, D भी हो सकता है। अब A और D में आप फंसोगे इसके अंदर। अब देखो ये प्रोसेस जाहिर सी बात है ना, क्योंकि जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो हीट लेना पड़ेगा ना इसको, तो ये हमारे पास एंडोथर्मिक होगा प्रोसेस, ठीक है। ये प्रोसेस हमारे पास एंडोथर्मिक होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब NAD में मुझे नहीं पता इसका इक्वेशन, इसका ऑप्शन ऊपर नीचे कहाँ था, बट आप इस तरह याद रखो, H2O सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा और ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। सही है बेटा। ये भी एक क्वेश्चन थोड़ा टफ था जो बच्चों ने गलत किया अक्सर ने। 21 है, वैन डर वाल्स फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर इन, वैन डर वाल्स फोर्सेस इन चारों में से किस में स्ट्रॉन्ग होगी, वाटर, आयोडीन, HCl, ड्राई आइस। ड्राई आइस हमारे पास होता है, दिस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो वैन डर वाल्स फोर्सेस किसे कहते हैं, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस आर एक्चुअली, इसको हम लोग कह सकते हैं सेकेंडरी बॉन्ड्स, पक्का पता है ना सबको ये। इसी को हम लोग कह सकते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। और आपको मैंने बताया था इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड की ज़्यादा होती है किससे बेटा, डाइपोल डाइपोल से, और डाइपोल डाइपोल ज़्यादा होती है किससे, लंदन फोर्सेस से या डिस्पर्जन फोर्सेस से, ठीक है। और अब इनमें देखो यहाँ पर लंदन फोर्स कहीं दिख रही है क्या, इन सब में से लंदन फोर्स किसके अंदर पाया जाता है बेटा, जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल कैसा होता है, नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर दिख रहा है कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर, क्या दिख रहा है नॉन पोलर बताओ, यस 2 दिख रहा है, ड्राई आइस नॉन पोलर है और आयोडीन नॉन पोलर है, कट गया।
अब ए और सी, क्या ए और सी में से कहीं डायपोल डायपोल फोर्सेस मिल रही है आपको? HCl में होता है डायपोल डायपोल, प्लस माइनस दो पोल्स की अट्रैक्शन। बच क्या गया हमारा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर होंगी वैन डर वाल्स फोर्सेस, सही है। तो जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी वहाँ पर वैन डर वाल्स फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो ये आया था किसी का वैन डर वाल्स फोर्सेस? नहीं आया था, चलो देख लो। हाँ लगातार, इसमें तो दैट सी बात है, आइस को वाटर में करना है ना, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद ब खुद चलता है एवापोरेशन। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है ना एवापोरेशन, ठीक है, वो चलता रहता है खुद ब खुद। और यहाँ पर ये है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है ना, अब हवा में ऐसे ही आप छोड़ दो तो वो हीट लेता रहेगा और पानी बनता रहेगा, आपको हीट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अगर उसी बर्फ़ को, पानी को बर्फ़ बनाना है अगर आपको, तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसमें आपको फ्रिज ऑन करना पड़ेगा, जैसे फ्रिज बंद होगी वापस प्रोसेस हो जाएगा, तो वो तो फ्रीजिंग वो वाला हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो मसला 21, तो बड़े मुश्किल से बड़े सवाल निकाले हैं भाई, रात जाग कर किया है काम, ये उसको सही से याद रख लें। बड़े मुश्किल होती है, वक्त तो बच्चों की राइटिंग इतनी गंदी, समझ में ना आए, वो हिंट देते हैं, बस एक वर्ड लिखते हैं, उसके आगे कुछ नहीं लिखते हैं, उसके आगे का याद नहीं लिख देते आगे। मुझे भाई ये वर्ड बताओ तो इसके आगे का याद नहीं सर, बस ये 2 वर्ड पता। अब 2 वर्ड से पूरा MCQs बनाना, उसको सर्च करना जाके दूसरे वेबसाइट पे NED वालों ने कहाँ से निकाला है, तो बहुत टाइम लगता है, आप नहीं कर पाओगे ऐसा कभी भी, क्योंकि इस तरह से NED वाले होना हमें ये लाकर शीट दे देते हैं, ये लीजिए सर आप करा दीजिएगा सॉल्व इसको। ये तो हम एक तरह से इलीगल काम कर रहे हैं कि हम NED के पेपर्स को क्रैक करके यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। और ये 21 और 22 में बेटा ऐसा हुआ था ना, 21 का तो सारा 22 में रिपीट हुआ था, 21 एग्जैक्ट 22 रिपीट हुआ था, एक MCQs नहीं डाला था। और मैंने 21 के लेक्चर्स अच्छे खासे बनाए थे अपने YouTube के अंदर, अच्छे खासे, पूरी कराची ने उसको देखा। अब उसमें मसला ये हुआ कि शायद उनको पता लग गया कि सर तो ऐसा काम कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, तो इस बार मेरी टेंशन में उन्होंने क्या कर दिया समझ जाओ कि नया सवाल डाल दिया उठा के। अब सर नसीम के स्टूडेंट क्या करते देखते हैं, क्योंकि वो हमने पूरा क्रैक कर लिया था ना। सर हाशिम से ने मैथ्स क्रैक करके रखा हुआ है, मैंने केमिस्ट्री इंग्लिश क्रैक कर दिया, बड़ा मसला था फिर इसमें। वह फिजिक्स रह गया था जो क्रैक नहीं हुआ था कहीं ना कहीं। तो कहने का मकसद ये कि लाइक फिर उन्होंने इस साल क्या किया कि चेंजिंग कर दी। ओके आगे बढ़ते हैं। 22, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑन द वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर पर इंटरमोलिकुलर फोर्स किस तरह से इफेक्ट करती है? बहुत बेहतरीन बात कर दी तुमने, लेकिन गलत की है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर अभी कल ही तो बताया था, परसों 3rd डे को जो क्लास की एंड हुई थी, तो ये अनस ने ही पूछा था मुझसे, तो मैंने वहाँ बताया था कि जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्ट्रॉन्ग होगा तो वेपर प्रेशर जनरेट थोड़ी ना होगा, एवापोरेशन ही नहीं होगी। यही बताया था ना मैंने क्लास एंड होने से पहले, जो आखिरी बात सोचो यही करके गया था मैं क्लास। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ 100% यहाँ पर ही हमारा। 23, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ वाटर गिलास? सोडियम सिलिकेट, बिल्कुल सही। फॉर्मूला होता है Na2SiO3। ये वाटर, ये सोडियम सिलिकेट का दूसरा नाम है। 24 है, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ? 5 आइसोमर्स। इसका तरीका मैंने बताया था 2 की पावर n-4 + 1, यही था क्या? दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आइसोमर्स। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर आइसोमर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है 2 की पावर n-4। n से मुराद क्या है बेटा? n से मुराद यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब जैसे इसमें मैं दिखा देता, मीथेन का एक आइसोमर होता है, अब कैसे पता लगेगा? 2 की पावर 1-4 + 1। अब 2 की पावर ये -3 + 1 हो गया, तो -3 की तो वैल्यू कुछ है नहीं, तो इस 1 को हम देख लेंगे। 2 की पावर -3 तो माइनस में आंसर जाएगा ना, तो हम उसको इग्नोर करके उस 1 देख लेंगे, एक आइसोमर है। अच्छा, अगर 2 की पावर 2-4 + 1 इथेन का देखते हैं, 2 की पावर -2 + 1, ये भी इग्नोर हो गया हमारा, तो एक आइसोमर है। इस तरह से अगर हम 2 की पावर 3 देख लें, तो 2 की पावर 3 -4 + 1, प्रोपेन का भी एक आइसोमर होता है, देखो साबित होगा। 2 की पावर -1 + 1, तो -1 इग्नोर हो गया। अब जब ब्यूटेन का देखते हैं, ब्यूटेन का 2 आइसोमर होता है, N-ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, देखो कैसे निकलेगा। 2 की पावर 4 -4 + 1, 2 की पावर 0 + 1, तो ये तो 2 की पावर 0 + 1, तो यस 1 + 1 ये हमारा हो गया 2, N-ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। इस तरह से अगर पेंटेन का देखो तो 2 की पावर
5 - 4 + 1, तो ये हमारे पास हो गया 2 + 1, कितना हो गया 3, N आइसोनेओ। अब इस तरह से अगर हेक्सेन का देखना है C6H14, तो 2 की पावर 6 - 4 + 1, ये हो जाएगा 5 + 1, तो 6, सॉरी 4 + 1, यस 4 + 1, तो 5 है ना, यस ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। जैसे ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना है, मतलब कोई परेशान हो तो बच्चे टेंशन में आते हैं नंबर ऑफ आइसोमर कैसे पता लगता है किसी को। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रख लें, आपका आइसोमर निकल जाएगा आराम से। 25 है मिल्क शुगर इज डैश, लैक्टोज होता है मिल्क शुगर, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन करेक्ट। 26 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डिजॉल्व्ड इन ऑल एक्सेप्ट वाटर के सिवा इन सब में डिजॉल्व हो सकते हैं, ये सारे नॉन पोलर हैं। एस्बेस्टॉस क्या है, यस एस्बेस्टॉस, तो यहाँ पर एस्बेस्टॉस इज़ अ डैश में, यहाँ पर हम देखेंगे तो एस्बेस्टॉस इज़ अ, अगर ऑप्शन ये आता है नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, मिनरल फाइबर, तो इसका ऑप्शन यहाँ मिनरल फाइबर होगा। चूँकि अगर आप इसको गूगल से सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एस्बेस्टॉस ज़मीन के अंदर से रॉक से हासिल होता है। एस्बेस्टॉस एक फाइबर है और मिनरल फाइबर है। अगर किसी का ऑप्शन आर्टिफिशियल एनिमल, प्लांट और वेजिटेबल आ रहे हैं तो ये चारों ऑप्शन गलत हैं। नहीं तो स्क्रूटनी कराएंगे, फिर आप इसके लिए आप स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करेंगे कि आपके पास ये आंसर्स गलत आए थे चॉइसेस, तो आपको नंबर मिलेंगे उसके एक्स्ट्रा जितने नंबर हैं। लास्ट टाइम भी किया था बच्चों ने। तो आपकी अगर इस तरह के ऊपर आ गए तो चारों गलत हैं, इसका मतलब है। फिर इसका फिर मिनरल फाइबर ही सही है, मिनरल, रॉक, अंडरग्राउंड, ये सब चीज़ें आई ना तो ओके होगा ये सवाल, ठीक है। वरना वो सवाल फिर भी लगाओगे, कुछ भी लगाओगे, कोई करीब करीब से मिल नहीं रहा ना मिनरल से। आर्टिफिशियल हो ही नहीं सकता अगर ये ज़मीन के अंदर से निकल जाए तो। एनिमल ज़मीन के अंदर से, जैसे पत्थर से निकल रहा है तो उसमें एनिमल, प्लांट, वेजिटेबल तो गायब हो गया वहाँ से। पता कोई तोड़ से पे हिंट नहीं है कि यार ये करीब करीब नियर टू दिस एग्जाम्पल ये हो सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। तो देख लें उसको। ओके, क्वेश्चन 28 है हेमोग्लोबिन इज़ अ डैश। हेमोग्लोबिन क्या है इसमें से, तो हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और असल में स्टोरेज प्रोटीन है, स्टोरेज प्रोटीन होता है हेमोग्लोबिन, ठीक है, बी ऑप्शन सही है भाई। तो यही वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जिस पर डिस्कस करना है हमें कि यार इसका आंसर है क्या असल। बाकी तो अक्सर आप लोगों ने सही किए हैं, बट जहाँ मसला है वो देखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है C3H4 इज फ्रॉम द फैमिली ऑफ। C3H4 इनमें से किस फैमिली से बिलोंग करता है? या सीथाइन है ना, ये प्रोपाइन है, ये तो प्रोपाइन इथाइन की फैमिली से बिलोंग करेगा। जनरल फार्मूला CnH2n-2 पे आ रहा है ना, ये ऑप्शन हो जाएगा। 30 है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यस चूँकि अगर 32 ग्राम होता तो 6.02, इसका ऑप्शन हमारे ए होगा ना, 3.01 x.23 मॉलिक्यूल्स। 31 है सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन। फिल्ट्रेशन से तो आ नहीं सकता ना, चूँकि सॉलेबल होता है पानी में, सी तो कट गया। सब्लिमेशन भी नहीं हो सकता, बी 100% कट गया, या तो ए या तो डी, ठीक है। तो उसका आंसर हमारे पास यहाँ पर है कि समंदर के पानी से नमक जो हम लेते हैं वो एवापोरेशन प्रोसेस से लेते हैं, जिसमें लिक्विड जो है वो गैस बन के उड़ जाती है और जो सॉलिड पार्टिकल हमारे पास होता है नॉर्मली वो रह जाता है। एवापोरेशन के थ्रू आपने प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे कि पानी में अगर आप नमक डिज़ोल्व कर लेते हैं तो हीट अप करने के बाद आपको सॉल्ट वैसे ही बच के मिल जाता है, ठीक है। सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है वो क्या हमारे पास है, वो प्रोसेस होता है कि सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना। अच्छा, फाइक बता रहे हैं कि उनका एक क्वेश्चन ये आया था टेस्ट में कि अगर गैस डायरेक्टली सॉलिड बन रही है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, गैस का सॉलिड बनना पता है किसी को, या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन। तो ये भी एक क्वेश्चन है, 36 कह लेते हैं इसको क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो 3500 मैंने यहाँ डाले में, ओके। अगर आपको और कोई क्वेश्चन मिल जाओ तो आप मुझे बता देना, मैं डाल दूंगा। 32 का भी हमारे पास टॉपिक है, ये आउट ऑफ द कोर्स है रिएक्शन, जैसे आउट ऑफ द कोर्स है। अमोनिया रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म, मतलब अमोनिया, हमने ऐसा कोई रिएक्शन पढ़ा नहीं है कि क्लोरीन से एक्सेस अमाउंट में रिएक्शन करें, बट लेकिन ये ऐसा अगर करता है
तो हमारा बनेगा NCl3 + HCl। ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, ठीक है। दिस इज NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और HCl बनेगा। ये पूरी बुक में कहीं पर भी इक्वेशन नहीं है, दैट्स वाई आपको ये सवाल समझ में नहीं आया होगा शायद। बहुत सारे बच्चे इसके NH4Cl लगा देते हैं, ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और HCl बनेगा। चूँकि कोवेलेंट रिएक्शन इसलिए मैकेनिज्म नहीं है, आयनिक रिएक्शन होता तो हम प्लस माइनस जोड़ के रिएक्शन बना लेते। 33 है क्रिस्टल्स हेल्ड टुगेदर बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस इज डैश। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स बिल्कुल ये वैन डर वाल्स फोर्सेस से जुड़े होते हैं। 34 है विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये किसका आया था? विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होना। अब देखो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ आपको, इसका आंसर NO2 होगा। क्यों होगा ये भी मैं बता देता हूँ। देखो ये रहा नाइट्रोजन, ये दो तरफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के लास्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, और नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले क्या होगा, इस ऑक्सीजन के साथ ये डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेगा। तो नाइट्रोजन के इस वक्त 2 2 4 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन बच गए। फिर नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा, वन साइडेड शेयरिंग कर लेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। अब देखो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब अगर आप इसको देखते हो, नाइट्रोजन को आप गिनते हो तो 2 2 4 2 6 और एक यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए। तभी इस वक्त जो NO2 का मैंने आपको बताया था इंटरमीडिएट के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, एक्सप्लोजिव नेचर का होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसलिए जिस मॉलिक्यूल में NO2 आता है, चाहे वो नाइट्रोग्लिसरीन हो, पिक्रिक एसिड हो, TNT हो, सबके अंदर वो एक्सप्लोजिव नेचर रखता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट हुआ। 35 है ए कैटलिस्ट व्हेन प्रेजेंट इन द सेम फेज विथ रिएक्टेंट इज कॉल्ड। अच्छा, इसका ऑप्शंस में नहीं डाल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों का फेज सेम है, तो उस सूरत में यह हमारे क्या कहलाता है। देखो बेटा, जैसे दो तरह के कैटालाइसिस हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हेबर प्रोसेस में N2 + 3H2 इट फॉर्म्स 2NH3। ये अगर हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात करें SO2 + O2 और ये बन गया हमारा SO3, तो V2O5 यूज़ करते हैं इसमें, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ये सारे के सारे गैसेस हैं। नहीं है गैसेस क्या, ये ऑल आर गैसेस। और जब V2O5 हमारे पास होता है, क्या होता है, सॉलिड। तो ये हमारे पास कौन से कैटालाइसिस है या कौन सा कैटलिस्ट है, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों सेम फेस में होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट, या कैटालाइसिस भी लिख सकते हैं। क्या पता कैटालाइसिस लिखा हो। अब जैसे कि ये जो न्यू बुक आई है फर्स्ट ईयर की, है उसमें था, पुरानी बुक में नहीं था। अब जैसे देखो सेम फेस में करते हैं, तो लेट से जब हम एस्टरिफिकेशन करते हैं, एस्टरिफिकेशन करते हैं तो CH3COOH + C2H5OH, याद है। अब ये हमारा दोनों लिक्विड होता है और रिवर्सिबल रिएक्शन है, और यह यूज़ करते हैं, हमारा बनता है एस्टर, और एस्टर के अलावा क्या बनता है, वाटर। और यहाँ पर कैटलिस्ट हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे होते हैं, याद है, सल्फ्यूरिक एसिड एट हाई टेम्परेचर। तो सल्फ्यूरिक एसिड का क्या स्टेट है इसकी, लिक्विड, और ये दोनों रिएक्टेंट्स की क्या स्टेट है, लिक्विड। सो दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटालाइसिस, जिसमें रिएक्टेंट और आपका क्या बेटा कैटलिस्ट, वो दोनों सेम स्टेट पे, सेम फेस में, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन और है यहाँ पर, क्वेश्चन 37 देख लेते हैं हम। विच एलिमेंट हैज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स n = 3 शेल। कि किस एलिमेंट के पास अपने n = 3 शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब किसका थर्ड शेल तक फिलिंग होगी। ये कौन सा ऐसा एटम है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है इन चारों में से इनमें थर्ड शेल होगा हमारे पास। अभी n = 3 का मतलब तो यहाँ पर ये हो गया ना कि थर्ड शेल, 3 शेल। और आपको पता है कि नंबर ऑफ शेल्स हमारे पीरियड नंबर बताता है। तो अगर किसी का पीरियड नंबर 3 है, तो उसका मतलब ये हो गया कि उसके पास 3 शेल्स होंगे। और जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, तो ये कट गया, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में आता है ना।
2 शेल, इसके पास थर्ड शेल होगा नहीं इसके पास। जब हम बेरिलियम की बात करते हैं तो ये भी कट गया, क्योंकि सेकंड शेल में सेकंड पीरियड में आता है। स्टार्टिंग मेंबर सारे सेकंड पीरियड वाले ही होते हैं किसी भी ग्रुप के। अच्छा, एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम हमारे पास थर्ड पीरियड में आता है, बोरोन एल्यूमिनियम। और जब सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन हमारे पास थर्ड पीरियड में आता है। तो यहाँ पर इसमें आंसर हमारा जो है ना, ऑक्सीजन ये भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। अगर ये क्वेश्चन आपका आता है ए और डी तो उसका आप नोट डाउन कर लें। सॉरी, बी और डी, बी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। सिलिकॉन में भी 3 शेल होते हैं और एल्यूमिनियम में भी 3 शेल होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन इसी तरह से आता है तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, ताकि बाद में कंप्लेन आप कर सको इस क्वेश्चन के बारे में स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर। ठीक है, एट क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट अल्कोहल कंटेन्स -% ऑफ वाटर। दिस इज सेकेंड ईयर चैप्टर 9, फर्मेंटेशन का प्रोसेस वहाँ से। तो हमने पढ़ा था अल्कोहल हमारे पास अलग अलग तरह के होता है ना। इथाइल अल्कोहल जो हमारे पास होता है C2H5OH, ये हमारे पास 3 तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल, एक हमारे पास कहलाता है रेक्टिफाइड स्पिरिट, और एक हमारे पास कहलाता है मीथाइलेटेड स्पिरिट, जिसको हम लोग डीनेचर्ड अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो एब्सोल्यूट अल्कोहल में अगर हम अल्कोहल की बात करें ना, तो ये तो हमारे पास 99.9% प्योर होता है हमारे पास ये अल्कोहल। और वाटर की बात कर ले तो 0.1% वाटर इसके पास होगा। रेक्टिफाइड स्पिरिट 92 से 95% होता है ये अल्कोहल, और वाटर की बात कर लें तो ये हमारा 5 to 7% वाटर आ जाएगा, ये 5 to 8% वाटर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मिथाइलेटेड स्पिरिट के अंदर हमारे पास इथाइल अल्कोहल कितना होता है? 85%, बिल्कुल 85% इथेनॉल होता है, और वाटर 11%, बाकी मिथानॉल होता है। तो इसका आंसर एब्सोल्यूट अल्कोहल का हो जाएगा कि उसके अंदर वाटर वैसे होता है 0.1%। अब 0.1% तो इसमें है नहीं कहीं पर, तो नियर टू द आंसर हम यहाँ पर 0% लिख देंगे, क्योंकि 0.1% नेग्लिजिबल है हमारे पास। समझ गया? तो ए ऑप्शन